हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फाइनल राउंड। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ड्रीम कर रहे हैं टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब पाने का, यानी टीसीएस की नेक्स्ट बिग हायरिंग ड्राइव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर रजिस्टर कैसे करें, अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें और उसमें कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और उसके बाद काफी सारे लोग को ये भी कंफ्यूजन होता है कि ये सीटीडीटी रेफरेंस आईडी क्या होता है। तो टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जब आप रजिस्टर कंप्लीट करते हो, तो टीसीएस आपको एक यूनिक आईडी देता है, तो उसी आईडी को हम सीटीडीटी रेफरेंस आईडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आईडी आपको यूनिक मिलता है, वो स्टार्ट होता है सीटी या डीटी से, उसी वजह से हम उसको सीटीडीटी रेफरेंस आईडी कहते हैं। तो डोंट वरी, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल तरीके से बताऊंगा कि हाउ टू रजिस्टर ऑन अ ऑफिशियल टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल एंड हाउ टू फिल द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि आपका एप्लीकेशन परफेक्टली सबमिट हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप पोर्टल एंड सी। तो अभी आप देख सकते हो हम आ गए हमारे नेक्स्ट स्टेप पोर्टल के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है। यहाँ पे एक है रजिस्टर नाउ का और दूसरा है लॉग इन हियर का। तो अगर आपके पास ऑलरेडी सीटीडीटी रेफरेंस आईडी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन हियर पे क्लिक कर सकते हैं और अपना जो रेफरेंस आईडी है, जो सीटीडीटी रेफरेंस आईडी जो मैंने आपको बोला था, तो वो डाल के आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं और कोई भी ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि अभी तो आपके पास ये सीटीडीटी रेफरेंस आईडी है ही नहीं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली हमारे पास रजिस्टर नाउ का भी ऑप्शन है। यहाँ पे ये टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का यूआई 2-3 महीने पहले चेंज हुआ था, उसके बाद काफी सारे कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूजन रहती है। तो आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। सबसे पहला है आईटी और दूसरा है बीपीएस। यहाँ पे आईटी में कौन-कौन से रोल्स होते हैं, जैसे कि आप मान लो एनक्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो या आपने बीई बीटेक की हुई है, तो आपको यहाँ पे आईटी पे सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे बीपीएस मतलब ये स्पेशली कॉमर्स एंड आर्ट्स कैंडिडेट्स के लिए होता है। अगर आपने बीई बीटेक की है, तो आप यहाँ पे बीपीएस में अप्लाई नहीं कर सकते। बीपीएस का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, और यहाँ पे क्लियरली वो लोग भी लिखते हैं कि ये स्पेशली कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए होता है। और यहाँ पे आईटी, तो आईटी यहाँ पे आपको अगर एनक्यूटी या ये सारी एग्जाम देनी है, तो आप यहाँ पे आईटी पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे आईटी पे सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ये एक ईमेल आईडी मांगेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो हमारे यहाँ पे दिए गए ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे ओटीपी आ जाता है, तभी हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट ओटीपी। यस, तो हमारा यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारा अदर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे मांगा गया है हमारा आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट, तो वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में भी तो डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे फर्स्ट नेम मांगा गया है। मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन यही है कि आप ये जो फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम और वो सब है, तो आप प्लीज़ ये सारी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड दीजिए, क्योंकि बाद में ये आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके? उसके बाद हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट प्राइवेसी नोटिस दी गई है, उसको आपको यहाँ पे क्लिक करके उसको एक बार पढ़ लेना, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज़ करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद ओपन होगा हमारा ये पर्सनल डिटेल्स वाला पेज। यहाँ पे हमें सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि यहाँ पे टाइटल में हमें हमारी जेंडर सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम ऑलरेडी फिल ही आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रीवियस स्टेप में ऑलरेडी किया हुआ था। फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पे हमारा आधार कार्ड नंबर भी ऑलरेडी फिल ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे जेंडर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है, जैसे आपने वहाँ पे टाइटल सिलेक्ट किया, जैसे कि मिस्टर, मिसिस और वो सब, तो उसके ऊपर से ये भी सिलेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे देना है अपनी कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पूछा गया है हमारा मोबाइल नंबर, तो वो हम फिल कर देते हैं। ओके, तो ये फिल होने के बाद हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमारा नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस।
तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारी जितनी भी यहाँ पे इंडिया में जितनी भी टीसीएस की ऑफिसेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेरे सबसे नजदीक मतलब सबसे नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस है टीसीएस अहमदाबाद, तो मैं यहाँ पे ये टीसीएस अहमदाबाद सिलेक्ट करूंगा। ओके, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल्स देनी है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट का नेम दिया गया है। यहाँ पे अगर आपका इंस्टीट्यूट का नेम ये वाली लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी एंटर कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन पूछी गई है। तो यहाँ पे आपकी जो कोई भी क्वालिफिकेशन हो जैसे बी बीटेक आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि ईयर ऑफ पासिंग फॉर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी ये जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो उसका जो पासिंग ईयर था वो क्या था। तो यहाँ पे हम ये 2025 सिलेक्ट करेंगे। आपके हिसाब से आपको जो कोई भी करना हो आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद हमें एक कैप्चा का सेक्शन दिया गया है। जैसे ही हमारा कैप्चा फिल हो जाता है उसके बाद हम डायरेक्टली रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे डिटेल्स कंफर्मेशन के बारे में पूछा गया है कि हमें एक बार बस चेक करना है कि ये सारी डिटेल्स जो हमने प्रोवाइड की थी वो एक कंफर्म है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि काइंडली चेक एंड वेरीफाई ऑल डिटेल्स बिफोर यू सबमिट द फॉर्म। प्लीज कंफर्म दैट द करेक्ट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर हैव बीन रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे हमें हमारा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया गया है और यहाँ पे हमें हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया गया है। दोनों को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद हमें यहाँ पे यस कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने ओपन होगा ये वाला इंटरफेस। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हे पटेल योर रजिस्ट्रेशन इज नाउ कंप्लीटेड, मतलब यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है पोर्टल पे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे आके बताया था कि आपको यहाँ पे एक सीटीडीटी रेफरेंस आईडी नंबर मिलेगा, तो रेफरेंस आईडी नंबर ये वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नंबर स्टार्ट होता है डीटी से और कई सारे केसेस में ये सीटी से भी स्टार्ट होता है, उसी वजह से उसको सीटीडीटी रेफरेंस आईडी बुलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें बटन भी दिया गया है कि क्लिक हियर टू लॉग इन। और हमने जैसे आगे देखा कि जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पोर्टल ओपन करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का। तो वहां से भी आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली हो रहा है तो हम यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने सेम वही इंटरफेस ओपन होगा जैसा हमने ये आगे देखा था। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा ये सीटीडीटी रेफरेंस आईडी नंबर है उसको कॉपी करना है। और अगर आप यहाँ पे इसे कॉपी करना भूल भी गए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ईमेल आईडी से भी कर सकते हो और ये वाला जो रेफरेंस आईडी है वो आपके मेल पर भी अभी आ गया होगा। तो डायरेक्टली मेल पर जाइए और यहाँ पे उसको डायरेक्टली कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद हम ये कैप्चा फिल कर लेते हैं और यहाँ पे कैप्चा फिल होने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हमारा जो ओटीपी आया होगा उसको डायरेक्टली हम पेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन बटन पे। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रैक माई एप्लीकेशन का। तो जैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी हुई है कि द एप्लीकेशन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस। सबसे पहला सेक्शन है पर्सनल डिटेल्स, फिर उसके बाद है एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद है अदर डिटेल्स एंड लास्ट में है फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन। Please remember that all the fields are mandatory to fill unless specified as a optional. To save the information you have entered so far, click to save button. Okay? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी उन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हो कि स्टार्ट द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये चारों सेक्शन जो मैंने यहाँ पे आगे बात की कि पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, अदर डिटेल्स एंड फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन, ये चारों सेक्शन वन बाय वन ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स और वो सब यहाँ पे फिल आउट करनी है। ओके, चलते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो सेक्शन देखने को मिलेगा वो है पर्सनल डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगी क्योंकि आपने यहाँ पे ये सारी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन में दी गई हुई है। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक और सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको अपने फादर्स की पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे और एक सेक्शन है एड्रेस वाला, जहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पे जैसे मैंने डाला हुआ है कि हाउस नंबर, अपार्टमेंट नेम या ब्लॉक नेम, फिर उसके बाद रोड, स्ट्रीट, लैंड, एरिया, लैंडमार्क, कंट्री, स्टेट एंड सिटी एंड उसका पिन कोड। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि आर द परमानेंट एंड
प्रेजेंट एड्रेस सेम, मतलब आपका यहाँ पे ये जो आपने परमानेंट एड्रेस डाला है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक प्रेजेंट एड्रेस वाला सेक्शन है, तो वो दोनों सेम है। यहाँ पे आप 2 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, यस या नो। अगर नो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आपको फिर से फिल आउट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे अगर आप यस का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपने जो परमानेंट एड्रेस डाला था वही एड्रेस आपका यहाँ पे नीचे के सेक्शन में, मतलब प्रेजेंट एड्रेस में भी फिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ये यस सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये सारी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी गई है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी तो प्री फिल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जो रजिस्टर किया था जो मेल आईडी से, वो तो होगा ही। और उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन भी दिया गया है कि आपको अगर कोई अल्टरनेट ईमेल एड्रेस देना है या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्री कोड के साथ मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस लोकेशन, यहाँ पे इसको आप चेंज भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स हो गई, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी पर्सनल डिटेल्स सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आप एक टिक मार्क वाला भी आइकन देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी ओपन हुई है एकेडमिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब कैटेगरी भी बहुत सारी है। सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी डिटेल्स, फिर उसके बाद है ग्रेजुएशन के बारे में, फिर उसके बाद हमारी 12th क्लास के बारे में, फिर उसके बाद यहाँ पे 10th के बारे में, एंड यहाँ पे एक एनी अदर क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी एक सेक्शन दिया गया है कि अगर आपके पास ये कोई एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स है, यहाँ पे उसके बाद डिक्लेरेशन का भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी डिटेल्स ऑलरेडी प्री फिल्ड ही है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये सारी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन में दी गई हुई है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद हमारा ये ग्रेजुएशन वाला सेक्शन ओपन हुआ है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में भी इंस्टीट्यूट नेम और कोर्स नेम वो सारा प्री फिल्ड ही है। यहाँ पे आपको अपनी स्पेशलाइजेशन बतानी है कि आपने अगर मान लो कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की या बीटेक किया तो पर्टिकुलरली किस ब्रांच में किया। तो यहाँ पे मेरी ब्रांच थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करनी है अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट। फिर उसके बाद हमें ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि सिलेक्ट अ कोर्स टाइप, मतलब आपका कोर्स फुल टाइम था या पार्ट टाइम। यहाँ पे टीसीएस की कई सारी ऐसी हायरिंग होती है जिनमें उन लोगों को यहाँ पे फुल टाइम कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे कुछ हायरिंग ऐसी भी होती है कि जिसमें पार्ट टाइम वाले भी चलती है। आप प्लीज़ यहाँ पे इंश्योर करें कि जो भी डिटेल्स है वो 100% सही हो, क्योंकि यहाँ पे टीसीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली करता है। तो यहाँ पे मेरा एक कोर्स टाइप था फुल टाइम, तो यहाँ पे मैं फुल टाइम पे सिलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कि सिलेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी जो कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज थी तो वो आपको ग्रेडिंग कैसे देती थी, मतलब मार्क्स के फॉर्म में देती थी या सीजीपीए के फॉर्म में देती थी। तो यहाँ पे मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो सीजीपीए के फॉर्म में देती है, तो मैं यहाँ पे सीजीपीए सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही आप सीजीपीए पे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि आपने कितने सीजीपीए ऑब्टेन किए, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम कितने सीजीपीए थे, मतलब मैक्सिमम कितने में से आपने कितने ऑब्टेन किए। तो यहाँ पे मेरे मैक्सिमम थे 10, और उसमें से मैंने ऑब्टेन किए थे 8.35। ओके, तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट हमें परसेंटेज दिखाया गया है कि आपके परसेंटेज इक्विवेलेंट टू मतलब 83.5 के अप्रॉक्स हो गए। ओके, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स फिल हो जाने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड सब सेक्शन है, तो यहाँ पे हमें अपने 12th स्टैंडर्ड के ग्रेड या मतलब जो डिप्लोमा हमने किया था तो उसके बारे में बताना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ये है कि 12th ग्रेड इक्विवेलेंट डिप्लोमा। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि आपने डिप्लोमा किया हुआ था या आपका 12th था। ओके, तो यहाँ पे मेरा 12th था। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का नेम, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन कि आपने अगर 12th किया था तो आपका बोर्ड कौन सा था, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मतलब कौन सी स्ट्रीम या वो सब थी उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना इंस्टीट्यूट का नेम और वो सब फिल आउट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपके बोर्ड का नाम यहाँ पे लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ पे स्टेट बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। वो अपने आप समझ जाएगा कि मान लो अगर आप महाराष्ट्र से हो तो उसमें कौन सा स्टेट बोर्ड लगता है और वो सब। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी, तो आपको यहाँ पे कोर्स की ड्यूरेशन फिल आउट कर देनी है।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन पूछा गया है कि सिलेक्ट कोर्स टाइप, मतलब आपका ये जो कोर्स था वो फुल टाइम था या पार्ट टाइम। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन पूछा गया है कि सिलेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मेरी 12th स्टैंडर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम थी मार्क्स के ऊपर, तो यहाँ पे मैं मार्क्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे अगेन आपके मैक्सिमम कितने थे और आपको यहाँ पे कितने मिले थे वो सारी डिटेल्स। ओके, तो आपके यहाँ पे परसेंटेज भी हो गए कि 84.05। ओके, ये सारी डिटेल्स हो जाने के बाद अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर ओपन होगा हमारा ये 10th स्टैंडर्ड वाला पेज। यहाँ पे हमें अपनी 10th स्टैंडर्ड की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले अगेन इंस्टीट्यूट का नेम, यहाँ पे अगेन हमें बोर्ड ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करना है, तो अगेन यहाँ पे स्टेट बोर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके बोर्ड का नाम यहाँ पे लिस्ट में मेंशन नहीं है तो। ओके, यहाँ पे आप एनी या अदर का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, कोई अगर आपका स्कूल बोर्ड है या ऐसा कुछ तो। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पूछा गया है कि आपका एसएससी का या क्लास एक्स का रोल नंबर क्या था। मतलब यहाँ पे अगर आपने कोई बोर्ड एग्जाम दी है ना, तो आप यहाँ पे अपना सीट नंबर, मतलब ये जो आपका हॉल टिकट का ही नंबर था, आप वही भी लिख सकते हो। और अगर आपका बोर्ड नहीं था या आपने कोई स्कूल एग्जाम दिया है 10th में, तो आप उसका रोल नंबर भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आपका एसएससी जनरेटेड रोल नंबर है या सीट नंबर है, तो आप प्लीज वही लिखे। ओके, फिर उसके बाद अगेन हमें कोर्स की ड्यूरेशन दी गई हुई है कि आपने कोर्स कब स्टार्ट किया था और कब एंड किया था, तो वो भी हम फटाफट से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पूछा गया है कि सिलेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम अगेन, कि आपको यहाँ पे सीजीपीए मिलते थे या मार्क्स। तो यहाँ पे मेरे केस में थे मार्क्स, तो यहाँ पे मैंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने में से मुझे मार्क्स मिले थे वो। ओके, तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट परसेंटेज बन गया हमारा। तो ये भी होने के बाद अगेन हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक और ऑप्शन या एक और सब सेक्शन ओपन हुआ है, एनी अदर क्वालिफिकेशन। अगर आपके केस में यस है तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, और ये जो आपने अदर क्वालिफिकेशन की है अगेन उसकी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि इंस्टीट्यूट नेम, कोर्स नेम, स्पेशलाइजेशन। फिर उसके बाद अगेन ये सारी डिटेल्स की कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी, कोर्स आपका पार्ट टाइम था या फुल टाइम था, सिलेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम, मतलब उसमें ग्रेडिंग सिस्टम क्या थी और वो सब। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी एनी अदर क्वालिफिकेशन नहीं की है तो आप सिंपली यहाँ पे नो पे भी क्लिक कर सकते हो। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स पूछा जाएगा। और यहाँ पे उन लोगों ने लिखा भी है कि डू यू हैव एनी रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप ट्रेनिंग डू नॉट काउंट एज अ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे उन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपका इंटर्नशिप या ट्रेनिंग एज अ वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे प्लीज अपने इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट मत रखना। अगर आपके पास कोई भी रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना, और अगर है तो अगेन वही सारी डिटेल्स आपसे पूछेगा। आपको यहाँ पे ऐड वर्क एक्सपीरियंस का बटन दिया गया है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय आईडी क्या थी, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, और एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर। कई सारे लोगों को ट्रेनिंग में और वो सब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और वो सब नहीं मिलता। आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी सिलेक्ट करना है, फुल टाइम था या पार्ट टाइम था। फिर अगेन स्टार्ट डेट, एंड डेट, मतलब टोटल ड्यूरेशन क्या थी, और आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज, मतलब आपने एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन किया था तो आपकी ड्यूटीज क्या थी, मतलब आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर थे या एज ए टेस्टर थे, और वो। और यहाँ पे आपका एनुअल ग्रोथ सैलरी, मतलब एनुअली आपको कितने एलपीए मिलते थे उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करना है। लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोगों को यहाँ पे कोई भी रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, तो सिंपली आप नो पे क्लिक कीजिए। ओके, और उन लोगों ने जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग का एज ए रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, तो प्लीज आप उनको यहाँ पे मत रखिए। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद अगेन एक सेक्शन ओपन होगा, डिक्लेरेशन। यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन है। यहाँ पे सबसे पहले हमें पूछा गया है कि डू यू हैव एनी ब्रेक इन स्टडीज, मतलब आपका स्टडीज में कोई ब्रेक था। काफी सारे लोग जेईई की या और कई सारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में बीच में गैप लेते हैं और वो सब। तो अगर आपको है तो आपको यहाँ पे सिंपली यस करना है, और उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है 150 वर्ड्स के अंदर। ओके, और अगर आपका कोई भी ब्रेक नहीं है तो आप सिंपली नो पे भी क्लिक कर सकते हो। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज, मतलब आपका ये जो मेन कोर्स तो था एज अ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक में या कहीं भी, तो उसके अलावा आपने कोई ऐसा कोर्सेज किया है? अगर आपने किया हो तो यस, और उसके बारे में यहाँ पे बता सकते हो, और यहाँ पे नो पे भी क्लिक कर सकते हो। डू यू हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग करंटली, मतलब आपको यहाँ पे अपने ओल्ड बैकलॉग्स नहीं रखने हैं जो क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे करंटली आपके कितने पेंडिंग बैकलॉग्स हैं उसके बारे में बताना है। ओके, तो यहाँ पे प्लीज आप यहाँ पे ये सारी चीजें इंश्योर कीजिए, क्योंकि बाद में यहाँ पे टीसीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली करता है, और अगर आप उसमें पकड़े गए तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी पेंडिंग बैकलॉग नहीं है तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एकेडमिक प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन,
मतलब आपने यहाँ पे एकेडमिक के दौरान जितने भी प्रोजेक्ट्स किए होंगे उसका एक ब्रीफ देना है। यहाँ पे मेंशन द डिटेल्स ऑफ एकेडमिक प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन। यहाँ पे आपको अंडर द 150 वर्ड्स के अंदर ये सारी चीजें मेंशन करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ भी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख सकते हो। जो कोई भी आपका मेन प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में यहाँ पे प्लीज डिस्क्राइब कर दीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पूछा गया है कि you have taken all subjects marks into consideration of calculating the obtained out of total marks या CGPA in each of the above mentioned academic qualification। मतलब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपने यहाँ पे ऊपर जो मार्क्स और वो सब जो प्रोवाइड किए थे तो उसमें सारे सब्जेक्ट ने आपने कंसीडर किए हैं। कई सारे लोगों को साइंस स्ट्रीम में ऐसा होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट ना ऐसे भी होते हैं, वो लोग डायरेक्टली फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को ही प्रायोरिटी देते हैं, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को वहां पे नहीं रखते। तो प्लीज आप यहाँ पे इंश्योर करें कि आप वहां पे जो मार्क्स दे रहे हैं मतलब अपने 12th स्टैंडर्ड के या 10th स्टैंडर्ड के, तो उसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूडेड हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नो पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप यहाँ पे उन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को वहां पे प्लेस करो और यहाँ पे सिंपली यस क्लिक कर दो, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि द मार्क्स या CGPA obtained entered by you for each of the above mentioned academic qualification has been secured in a first attempt। मतलब आपने यहाँ पे जो मार्क्स यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के या 12th स्टैंडर्ड के दिए हुए हैं तो वो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किए थे या आपको कोई दूसरा अटेम्प्ट लगा था? तो आप यहाँ पे सिंपली आपके हिसाब से यस या नो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे यस। ओके, फिर उसके बाद हमें पूछा गया है कि यू हैव कंसीडर्ड ओनली मार्क्स या CGPA obtained during a normal duration of course for calculating obtained आउट ऑफ टोटल मार्क्स या आउट ऑफ टोटल CGPA। मतलब आपको यहाँ पे ये जो मार्क्स मिले गए हैं तो वो एक नॉर्मल ड्यूरेशन में मिले गए हैं। कई सारे लोग जैसे मैंने आगे बताया था कि 12th स्टैंडर्ड में ड्रॉप लेते हैं और वो सब, तो उनकी वजह से उनका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे उसके बारे में पूछा गया है, तो आप यहाँ पे सिंपली अपना जो कुछ भी हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो यस या नो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमें पूछा गया है कि you have completed each if the above mentioned academic courses in a stipulated time as specified by your university या institute as per TCSL selection guidance and do not have a extended education। तो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे लिए ये यस होगा। You have declared a break in your studies या work experience and pending backlogs if any during your academic। यस, आपके केस में जो कोई भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हो यस या नो। यहाँ पे मैं बस एक रेफरेंस के लिए यस या नो रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि यू हैव नॉट अटेंडेड द TCSL सिलेक्शन प्रोसेस इन लास्ट 6 मंथ्स। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि आपने लास्ट 6 मंथ में कोई भी TCS की हायरिंग प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं लिया है। तो यहाँ पे उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि यू हैव रीड TCSL एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर दैट यू कैंडिडेट एंड एप्लीकेशन ऑफर onboarding is subject to the fulfillment of a specified criteria। यहाँ पे हमें एक TCSL एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, अगर आप उसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी डिटेल्स इन लोगों ने दी हुई है कि आपके मिनिमम परसेंटेज कितने होने चाहिए, कितने अटेम्प्ट में कितने मार्क्स सिक्योर होने चाहिए और वो सब। तो प्लीज आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आप उसको सिंपली यस कर दीजिए। ओके, तो ये सारी डिटेल्स हो जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो कि हमें एक आई एग्री वाला बटन दिया गया है कि ये सारी जो डिक्लेरेशन है उस पर मैं एग्री करता हूँ। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे दो सेक्शन परफेक्टली सबमिट हो गए हैं, एक हमारी पर्सनल डिटेल्स और दूसरा हमारा एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो तीसरी हमारी है अदर डिटेल्स। इसमें हमें सबसे पहले पूछा गया है कि नेशनलिटी एंड लैंग्वेज इज नॉट। मतलब आपके यहाँ पे नेशनलिटी क्या है और आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हो उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन। यहाँ पे ये चीज ऑप्शनल है कि अगर आपने ड्यूरिंग द एकेडमिक्स कोई भी सर्टिफिकेट अचीव किया है या कोई भी ऐसी अचीवमेंट है आपकी तो आप यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे उसके बाद हमें अपलोड फोटो या CV। आपको यहाँ पे अपना फोटो या CV अपलोड करना है, उसके बारे में भी हम आगे इन डिटेल देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम नेशनलिटी एंड लैंग्वेजेस नोन के बारे में। तो आप यहाँ पे अपनी नेशनलिटी जो कोई भी हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें पूछा गया है कि लैंग्वेजेस नोन, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो उसके बारे में हमें पूछा गया है। आप यहाँ पे सिंपली ऐड लैंग्वेज बटन पे क्लिक करके आप जो कोई भी लैंग्वेजेस जानते हो उसको आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं कि सिलेक्ट योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एज एप्लीकेबल। मतलब आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस जो कोई भी आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो उसकी प्रोफिशिएंसी भी सिलेक्ट कर सकते हो कि उस लैंग्वेज को आप स्पीक कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो या ये आपकी मदर टंग ही है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ हिंदी। ओके, तो यहाँ पे मैं उसको स्पीक कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ और ये मेरी मदर टंग नहीं है तो मैं उसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। ओके, तो यहाँ पे सेव डिटेल्स। फिर उसके बाद दूसरी लैंग्वेज ऐड करने के लिए दूसरी मेरी लैंग्वेज है इंग्लिश, मैं उसको स्पीक कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ
और हाँ, ये मेरी मदर टंग नहीं है तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। ओके, अगेन सेव डिटेल्स। फिर उसके बाद अगर आपको कोई अगर तीसरी लैंग्वेज ऐड करनी है या आपकी कोई मदर टंग है तो आप अगेन यहाँ पे ऐड लैंग्वेज पे क्लिक कीजिए। मेरे लिए यहाँ पे एक थर्ड लैंग्वेज है गुजराती, और ये मेरी मदर टंग है तो मैं यहाँ पे मदर टंग पे भी सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, तो ये लैंग्वेजेस हो गई सारी की सारी। फिर उसके बाद हमें पूछा गया है कि लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, मतलब आपने कोई लैंग्वेज में कोई सर्टिफिकेट अचीव किया है। इफ यू हैव एनी लैंग्वेज सर्टिफिकेशन इंक्लूडिंग इंग्लिश प्लीज ऐड अकॉर्डिंगली, मतलब आपने इंग्लिश में भी कोई सर्टिफिकेशन किया है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बहुत सारे लोग जर्मन स्पेनिश ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं तो उनमें उन लोगों का सर्टिफिकेशन होता है, तो उन लोगों को वहां पे एक ग्रेड भी मिलता है कि B1 A1 ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पे उसका सर्टिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो। तो ये होने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा सब सेक्शन ओपन होगा, अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशंस, और ये पूरा का पूरा ऑप्शनल है कि मतलब आपने ड्यूरिंग द एकेडमिक्स कोई भी सर्टिफिकेशन या ऐसी कुछ अचीवमेंट है। बहुत सारे लोग कॉलेज में कोई स्पोर्ट्स ग्रुप के कैप्टन रह चुके होंगे, बहुत सारे अपने क्लास के रिप्रेजेंटेटिव या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है कॉलेजेस में, तो आप यहाँ पे ये ऐड कर सकते हो। ये चीज पूरी की पूरी ऑप्शनल है। ओके, और हाँ, आप यहाँ पे अगर चाहो तो आप अपने स्कूल सर्टिफिकेट्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसी कोई स्कूल में अचीवमेंट है कि जो आगे जाके कॉर्पोरेट में काम आने वाली हो, जैसे कि कोई लीडरशिप स्किल हो या कोई भी कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई सा भी अचीवमेंट हो, तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा थर्ड सब सेक्शन ओपन होता है, अपलोड अ फोटो एंड CV। यहाँ पे अगेन हमें हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसे आपने यहाँ पे आगे रखा था वही रखना, अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड। ब्लड ग्रुप यहाँ पे मेरा बी पॉजिटिव है। अगर आपने अपना अभी तक नहीं चेक करवाया तो प्लीज करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी एमएनसीज में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद अपलोड अ फोटो, यहाँ पे उन लोगों ने हमें बताया है कि टू इंश्योर अ सक्सेसफुल अपलोड ऑफ योर फोटोग्राफ प्लीज फॉलो दिस स्टेप। ओके, सबसे पहले हमें बताया गया है कि अपलोड अ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज बताया है तो प्लीज अपनी कोई पुरानी फोटो यहाँ पे मत रखना। यहाँ पे डायमेंशंस दी गई है 35 mm बाय 35 mm। यहाँ पे रिजोल्यूशन होगी 300 ppi। फॉर्मेट्स होगी या तो .jpg या तो .jpeg। और यहाँ पे फाइल साइज मैक्सिमम अलाउ होगी 1 MB तक। यहाँ पे द फोटोग्राफ मस्ट बी फॉर्मल विथ अ व्हाइट और ऑफ व्हाइट बैकग्राउंड। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट या ऑफ व्हाइट होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे येलो बैकग्राउंड मत रखना। येलो बैकग्राउंड अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पे TCS ने स्पेशली ये बोला है तो प्लीज उनको फॉलो करना। और यहाँ पे अवॉइड व्हाइट क्लोथ्स विथ अ व्हाइट बैकग्राउंड, अगर आपका बैकग्राउंड व्हाइट है तो प्लीज आप व्हाइट क्लोथ में मत रहना, व्हाइट शर्ट में मत रहना। उसके बाद शोल्डर शुड बी क्लियरली विजिबल, बोथ ईयर्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल, body pose should be appropriate and do not upload selfies और informal photos। यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे सेल्फीज या जिसमें सनग्लासेस और वो सब लगाए होते हैं ऐसे सारे फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, लेकिन प्लीज आप यहाँ पे ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे इंश्योर दैट यू लुक डायरेक्टली इनटू द कैमरा एंड डू नॉट टिल्ट योर हेड इन द फोटोग्राफ। यहाँ पे प्लीज अपना कोई भी कैंडिड फोटो मत रखिए, ऐसा फोटो रखिए कि जिसमें आपकी आंखें परफेक्टली कैमरे में दिख रही है, मतलब कैमरे के सामने है। वंस यू अपलोड अ फोटोग्राफ अ प्रीव्यू विल बी शोन टू यू, मतलब आप यहाँ पे जब फोटोग्राफ अपलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपना फोटो अपलोड कर दिया है। अब CV की बारी। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म इज अ ट्रू एंड करेक्ट representation of myself. I understand that any discrepancy in the photo may lead to a rejection of my application. प्लीज यहाँ पे ये चीज बहुत ध्यान रखना, कोई भी गलत फोटो ना सिलेक्ट हो जाए प्लीज। ओके, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे CV की बारी। यहाँ पे मैक्सिमम साइज 500 KB तक ही अलाउ है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस फॉर्मेट्स PDF डॉक डॉक्स टेक्स्ट और RTF। ओके, तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपना CV भी अपलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी ये तीनों सेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमारा ये चौथा सेक्शन है फॉर्म प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन। यहाँ पे सबसे पहले हमें पूछा गया है सिक्योरिटी डिटेल्स के बारे में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि आप कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे या अभी भी इन्वॉल्व है, आपके ऊपर कोई भी चार्जेस है या ऐसा कुछ है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से यस या नो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि आर यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग एंड और क्लोज डिसिप्लिनरी या malpractices and or any other charges proceedings inquiries
case pending against me in any university or any other educational authority institution prior to joining TCS। तो आप यहाँ पे यस या नो अपने हिसाब से क्लिक कर देना। यहाँ पे एक नोट लिखी गई हुई है कि अगर ये दोनों क्वेश्चन में आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर यस है तो आपको यहाँ पे रीजन भी मेंशन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ था, आपके ऊपर कौन से रीजन पर ये सारे केस या चार्जेस वो सब लगे थे, तो उसका आपको यहाँ पे रीजन भी मेंशन करना होगा। लेकिन आपका आंसर अगर नो है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा सब सेक्शन है डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हैव यू अपीयर्ड फॉर अ टीसीएस टेस्ट या इंटरव्यूज प्रीवियसली, मतलब आपने प्रीवियसली कभी भी टीसीएस का कोई भी टेस्ट या इंटरव्यू दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नो क्लिक कर सकते हो। और अगर आपने पास्ट में कहीं पे भी टीसीएस का कोई भी इंटरव्यू या कोई भी ऐसी एग्जाम या टेस्ट दी है तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि वो टेस्ट या इंटरव्यू डिटेल्स के बारे में, कि इसका डेट क्या था, प्लेस क्या था, फिर कौन सी वो पोजीशन थी कि जिसके ऊपर आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, फिर उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया था। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी ऐसे इंटरव्यू में अपियर नहीं हुए तो आप यहाँ पे सिंपली नो क्लिक कीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू। अभी ये वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसमें काफी सारी गलतियां करते हैं, उसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू क्या है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू में अब तक आपने जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे दी है एप्लीकेशन फॉर्म में, उन सभी का एक प्रीव्यू है। तो उसको आपको यहाँ पे टाइम देके एक बार अच्छी तरीके से चेक करना है कि यहाँ पे आपने जो कुछ भी डिटेल्स दी है तो उसमें कोई गलती तो नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई भी गलती है तो आप यहाँ पे वापस जाके उसको सुधार सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात इंश्योर करें कि काफी सारे लोगों को यहाँ पे ये लगता है कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। नहीं, ये सबमिट नहीं हुआ है, ये एक आपको प्रीव्यू दिखा रहा है सबमिशन के पहले। तो प्लीज यहाँ पे इस प्रोसेस को यहीं से आधा छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाद में डीएम्स आते हैं कि अभी तक मेरा हॉल टिकट क्यों नहीं आया। तो उसका रीजन यही होता है कि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट नहीं किया होता, बस यहीं से प्रीव्यू देख के चले जाते हैं। तो प्लीज आप यहाँ पे एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए और उसके बाद अगर ये सारी डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पे उसके बाद उसको सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना, तो यहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे टीसीएस टर्म्स एंड कंडीशन है। यहाँ पे मेरा यही सजेशन है कि ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री बटन पे क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे एक आपको यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हो उसकी एक डेट दी गई है, यहाँ पे उसको आप नहीं चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे प्लेस भी दिया गया है कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म किस प्लेस से फिल कर रहे हो। तो यहाँ पे ये मैं प्लेस डाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पे भी उन लोगों ने बताया कि काइंडली इंश्योर दैट इफ यू हैव अपलोडेड योर फोटो बिफोर 16 September 2025, request you to please re-upload the photo meeting the updated specification and then submit the application form। तो यहाँ पे जैसे मैंने आगे बताया कि प्लीज अपनी कोई पुरानी फोटो मत डालना जिसमें आपका फेस भी अच्छी तरीके से ना दिख रहा हो। प्लीज आप यहाँ पे ऐसा हो तो एक नई फोटो खिंचवा लीजिए और उसको री अपलोड कर दीजिए। और हाँ, जब तक आप यहाँ पे कोई भी अपनी लेटेस्ट वाली फोटो को अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। मतलब आपको यहाँ पे जो कोई भी डेट दी गई होगी उसके बिफोर की, मतलब उससे पहले की कोई भी फोटो होगी तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपको यहाँ पे वापस जाके कोई भी यहाँ पे जो कोई भी आपको डेट दी गई है उसके बाद की फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस और अपनी फोटो को री अपलोड करके आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने मेरी फोटो को री-अपलोड कर दिया है जो लेटेस्ट वाली थी। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव रिव्यूड द फॉर्म एंड एंटर्ड द करेक्ट डिटेल्स, एनी अनसेव्ड चेंजेस विल बी लॉस्ट। ओके, तो आप प्लीज ये बात ध्यान रखना कि आपने जो कुछ भी डिटेल्स दी है वो 100% सही हो और कोई भी आपने गलत इंफॉर्मेशन ना दी हो। तो यहाँ पे मैं अभी यस सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि हे पटेल, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म। रिमेंबर फॉर द टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस, प्लीज मेक श्योर टू ब्रिंग अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड योर सीवी। इट इज इम्पोर्टेंट। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ऑप्शन है डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म वाला। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि अभी टीसीएस की कोई भी नेक्स्ट हायरिंग के लिए या टीसीएस की कोई भी नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म और अपने सीवी की हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी वहां पे लेके जानी होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और यहाँ पे आप प्लीज उसे डाउनलोड कर देना। आप उसको बाद में भी डाउनलोड कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात,
अगर यहाँ पे जिस टाइम में आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किया है उस टाइम पे अगर कोई हायरिंग चल रही होगी तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक पॉपअप ओपन हो जाएगा कि अभी ये ड्राइव चल रही है, क्या आप उसमें अप्लाई करना चाहते हो। पर यहाँ पे अगर कोई ड्राइव नहीं चल रही होगी तो यहाँ पे आपको यही वाला इंटरफेस ओपन होगा, तो आप यहाँ पे ड्राइव के लिए बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरा कोई भी ऐसा पॉपअप नहीं ओपन हुआ है कि जो मुझसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे ड्राइव के लिए अप्लाई करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो यहाँ पे मैं बाद में भी उस पर अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बाद में जब भी कोई ड्राइव ओपन होगी किसी भी फील्ड के लिए तो मैं आपको यहाँ पे फिर से वीडियो बना के दिखाऊंगा कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लिया है, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, तो आप कैसे ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा काम परफेक्टली हो गया है। यहाँ पे एंड में मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे मैं बहुत सारी एमएनसीज की हायरिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ और उसमें अप्लाई कैसे करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ बताता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।